नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आजकल हम लोग एसएससी का प्रीवियस का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछले दिन हम लोगों ने 130 नंबर तक किया था, जो कि आपका 26 सितंबर 2019 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर चल रहा है। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि आपके आने वाले एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी होगा। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ब्रेकिंग इज यूज्ड वेयर लोड ऑन द मोटर हैज़ वेरी हाई इनर्शिया इन इलेक्ट्रिक ट्रेन, जैसे कि इलेक्ट्रिक ट्रेन में। ठीक है, तो कौन सा ब्रेकिंग यूज़ किया जाता है जिसमें हाई इनर्शिया होता है, बहुत ज़्यादा इनर्शिया। मतलब क्या होता है, भार का जरूरत। मतलब कोई भी चीज़ जब आप छोड़ दोगे, मतलब कोई भी चीज़ चला रहे थे, फोर्स देगा, फोर्स को जब हटा लोगे तो वो जितना दूर जा सकता है आपको फोर्स हटने के बाद भी, वो जितना ज़्यादा जाएगा उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। ठीक है, या फिर जो चीज़ स्थिर में था उसको चलाने के लिए जितना ज़्यादा आपका फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाई इनर्शिया मतलब आपका मोटर जैसे चल रहा था। ठीक है, चलते चलते आप उसका पावर सप्लाई बंद कर दिए, तो उसका जो रोटेशन है उसको रोकने के लिए, ठीक है, उसका उसका रोटेशन जितना देर में रुकता है मतलब उसका इनर्शिया ज़्यादा है। ठीक है, इस केस में हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग को यूज़ करते हैं। और रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है, इसमें आपका जो मशीन होता है उसको जब सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, तो वो आपका जो मतलब काइनेटिक एनर्जी की तरह घूमता है, तो उस घूमने के बाद वो आपका एक जनरेटर की तरह काम करने लगता है। ठीक है, मोटर जो है जनरेटर बन जाता है। वो क्या करता है, वापस आपका जो मतलब जो करंट जनरेट होता है ईएमएफ, वो आपका सप्लाई की तरफ भेजने लगता है। ठीक है, अब वो सप्लाई की तरफ आने से पहले ही हम लोग वहाँ पे एक रेजिस्टेंस देते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देते हैं। ठीक है, वही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में उसका करंट आके आपका इसमें डिसिपेट हो जाता है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। ठीक है, और एक टाइम में आके वो मशीन आपका बंद हो जाता है। ठीक है, ये होता है आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक है, उसके बाद होता है आपका, देखिए बाकी सब ऑप्शन देख लेते हैं। तब इसमें देखिए कोस्टिंग, कोस्टिंग आपका पीरियड होता है, कोस्टिंग पीरियड, जो कि आप लोगों का ट्रेन में होता है। ठीक है, आपका स्पीड टाइम कब जो होता है ट्रेन का, उसमें आपका पहले होता है एक्सेलरेशन, मेन लाइन का बता रहा हूँ। ठीक है, एक्सेलरेशन, फिर होता है फिर फ्री रनिंग पीरियड, फिर होता है कोस्टिंग पीरियड, और फिर होता है ब्रेकिंग पीरियड। ठीक है, ये आपका स्पीड टाइम कर्व में होता है, स्पीड टाइम कर्व। ठीक है, ये होता है ट्रेन का। इसमें ये वाला पीरियड जो होता है ये आपका कोस्टिंग पीरियड होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका प्लगिंग। प्लगिंग में क्या करते हैं हम लोग, प्लगिंग में हम लोग आपका आर्मेचर का जो टर्मिनल होता है मोटर का, उसको चेंज कर देते हैं। चेंज करने से क्या होता है आपका आपका जो है यहाँ पे आपका जो ईएमएफ और वोल्टेज जो है वो दोनों ऐड हो जाता है। ऐड होने से क्या होता है आपका करंट जो होता है, मतलब आर्मेचर करंट जो होता है उसको हम लोग डिसिपेट कर देते हैं रेजिस्टेंस के थ्रू। ठीक है, प्लगिंग में हम लोग रेजिस्टेंस के थ्रू नहीं, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। उसमें आपका होता है, देखिए प्लगिंग में क्या होता है आपका, जो हम लोग आर्मेचर टर्मिनल को रिवर्स कर देते हैं, उस केस में क्या होता है आपका करंट जो है आपका रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना था उसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। मतलब आई एम्पियर आर्मेचर करंट जो है वो आपका माइनस आई ए हो जाता है, मतलब रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अब रिवर्स होने से क्या होता है आपका टॉर्क क्या होता है आपका फाई आई ए होता है। ठीक है, अब फाई आई ए मतलब आई ए जब नेगेटिव हो जाएगा मतलब आपका माइनस आई ए हो जाएगा, मतलब टॉर्क भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब टॉर्क नेगेटिव होता है मतलब वो रिवर्स में घूमने का कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन जब तक रिवर्स में घूमने का एकदम टाइम आ जाएगा, ठीक उसी से पहले हम लोग क्या करते हैं उसका मैकेनिकल, मतलब कोई मैकेनिकल सिस्टम के द्वारा उसको ब्रेक कर दिया जाता है। ठीक है,
इसको हम लोग कहते हैं प्लगिंग। और बाकी बचा आपका रियोस्टैटिक ब्रेकिंग, ठीक है, बाकी बचा आपका रियोस्टैटिक ब्रेकिंग, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग इंडक्शन मोटर में कोई भी 2 फेज़ में, ठीक है, पहले तो सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने के बाद अब कोई भी 2 फेज़ के बीच में, ठीक है, कोई भी 2 फेज़ या तो ये दोनों के बीच में डीसी सप्लाई दे देते हैं, ठीक है। अब ये डीसी सप्लाई क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है फ्लक्स, उसका कांस्टेंट होने के कारण क्या होता है, आपका जो मतलब टाइम इनवेरिएंट होता है, ठीक है। तो ये आपका रोटर को जो होल्ड कर लेता है, मतलब एक जगह रोक देता है, ठीक है। तो इससे आपका मोटर आपका ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो वह फिर दोबारा वापस घूम नहीं पाता है, ठीक है, उल्टी तरफ, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे चारों ब्रेकिंग जो होता है, ठीक है। कोस्टिंग आपका टाइम टाइम और ये टाइम स्पीड कर्व है आपका ट्रेन का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपका फॉर्म फैक्टर और पिक फैक्टर दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है। अब फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर होता है आपका, फॉर्म फैक्टर होता है आपका, ये देखिए फॉर्म फैक्टर आपका ये वाला होता है, मैक्सिमम वैल्यू बाय आरएमएस वैल्यू, ठीक है। सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, देखिए फॉर्म फैक्टर होता है आपका आरएमएस वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू, ठीक है। फॉर्म फैक्टर होता है आपका ये वाला आरएमएस वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू, ठीक है। और जो आपका पीक फैक्टर होता है वो होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू बाय आरएमएस वैल्यू, ठीक है। ये हो गया आपका आर बाई ए आरएमएस बाय एवरेज, और आपका पीक फैक्टर हो जाएगा मैक्सिमम बाय आरएमएस, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करिए इसको, आर आर कट जाएगा, बाकी बचा एम बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, मैक्सिमम बाय एवरेज। समझ गए, बेसिक फार्मूला पे क्वेश्चन है ये, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंडक्टर्स एक्सपीरियंस स्किन इफेक्ट इन, स्किन इफेक्ट किस में होता है, देखिए आप लोगों को इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने पहले के वीडियो में बता चुका है मैंने, ठीक है। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग पहले वाले वीडियोस देखिए, वहाँ पे ये सब इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से बताया हुआ था मैंने, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो वहाँ मैंने क्या बताया था कि आपका स्किन इफेक्ट जो होता है एकमात्र ये एसी ट्रांसमिशन में होता है, क्योंकि क्योंकि देखिए इसमें आपका मैंने बताया था फ्लक्स लिंकेज के कारण आपका इसमें रिएक्टेंस जनरेट होता है, ठीक है। अब रिएक्टेंस का जो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πf L, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टर्म आ रहा है, फ्रीक्वेंसी अगर आपका ज़ीरो होगा, एफ इक्वल टू का जीरो होगा तो आपका एक्स भी ज़ीरो हो जाएगा, तो रिएक्टेंस जीरो होगा। रिएक्टेंस अगर जीरो होगा तो करंट पे कोई बाधा मतलब कोई ऑपोजिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऑपोजिशन अगर नहीं मिलेगा तो आपका जो कंडक्टर है उसमें आपका यूनिफॉर्मली करंट ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका डीसी में आपका स्किन इफेक्ट नहीं होता, उसमें आपका मतलब एकदम नॉर्मली आपका एकदम यूनिफॉर्मली आपका करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो एकमात्र एसी ट्रांसमिशन में आपका होता है स्किन इफेक्ट, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसमें आप लोग थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने जो बताया वही है यहाँ पे, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा इसको, मैंने एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं एक बार जूम कर देता हूँ, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए सर्किट कॉन्सिस्ट ऑफ 2 पैरेलल रेजिस्टर, 2 पैरेलल रेजिस्टर है ऐसे करके, ठीक है। हैविंग रेजिस्टेंस 20 और 30, एक में 20 एक में 30 है, रेस्पेक्ट कनेक्टेड इन सीरीज विथ 15, मतलब दोनों रेजिस्टेंस आपका एक 15 ओम के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। इसके बाद इफ द करंट थ्रू 15 ओम
इस मतलब सीरीज वाला जो रेजिस्टेंस है उसमें आपका 3 एम्पियर का करंट फ्लो रहा है इससे, ठीक है। देन फाइंड द करंट थ्रू 20 और 30 ओम, मतलब जो पैरेलल रेजिस्टर दोनों थे उनके थ्रू जो करंट है वो आपको निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए इसका सर्किट देखते हैं। देखिए सर्किट कुछ ऐसा होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, 20 ओम और 30 ओम पैरेलल में है और 15 ओम उसका सीरीज में है, जिसके थ्रू आपका 3 एम्पीयर करंट पास हो रहा है। अब देखिए हम लोग को 20 और 30 के थ्रू करंट निकालना है। तो मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि देखिए जो भी रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में रहे और उससे पहले अगर कोई करंट आए उसके अंदर तो करंट डिवीजन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल में रेजिस्टेंस रहा तो करंट डिवीजन, सीरीज में रेजिस्टेंस रहा तो वोल्टेज डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे करंट डिवीजन होगा। करंट डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है कि आपका मेन करंट इंटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस, मतलब जितने आपको नहीं निकालना है वो वाला रेजिस्टेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस, मतलब 20 + 30, ये होता है आपका करंट का फॉर्मूला। और ये करंट किसका है, आपका I20। इसीलिए मैंने बोला कि ऑपोजिट वाला रेजिस्टेंस पहले ऊपर में आएगा, जिसका निकालोगे उसका ऑपोजिट वाला रेजिस्टेंस आपका ऊपर में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए 30/50 मतलब 3/5 इंटू आई, और इधर I20 कितना है, ये आपका 3 है, आई इंटू आपका 3/5 मतलब 9/5, ठीक है। अब 9/5 देखिए कितना आ रहा है, 9/5 आ जाएगा आपका 1.8 एम्पियर। ठीक उसी तरह आपका ये वाला भी देखिए, आपको 30 ओम के थ्रू निकालना है तो आपका क्या होगा, अपोजिट वाला रेजिस्टेंस होगा ऊपर में और बाय टोटल इंटू टोटल जो एंटरिंग करंट में जो करंट आपका घुस रहा है अंदर में, तो आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका I2 आ जाएगा 1.2 एम्पियर, ठीक है। तो आपको ऑप्शन डी सही होगा। समझिए सिंपल फार्मूला करंट डिवीजन रूल पे बेस्ड है पूरा न्यूमेरिकल, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज वन दैट हैज़ इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है ये बोलना है, चार ऑप्शन वही दिया है, ठीक है। सॉरी, देखिए आपका जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, यहाँ पर देखिए सर्किट दिया हुआ होगा। देखिए आइडियल वोल्टेज सोर्स में आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आपका 0 होना चाहिए, क्योंकि इसका कारण है आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका अगर 0 नहीं हुआ तो आपका ये वोल्टेज जो है फोर्स वोल्टेज आपका इसमें ड्रॉप होने लगेगा वोल्टेज, ठीक है। अगर इसमें ड्रॉप होगा तो आपका लोड के अक्रॉस में आपका वोल्टेज कम होने लगेगा, मतलब आपका रेटेड वोल्टेज आपका नहीं मिलेगा लोड के अक्रॉस, तो वो लोड आपका करंट ज़्यादा खींचने लग जाएगा, ठीक है। मतलब उसका पावर को फिक्स रखने के लिए, ठीक है, ये आपका मतलब ख़राब है आपका लोड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका R1 अगर 0 रहा तो आपका लोड के अक्रॉस में आपका रेटेड वोल्टेज जो है यही आपका रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आपका सही है, ठीक है। और जो तो यहाँ पर आपका हैज़ इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस गलत है, हैज़ मीडियम इंटरनल रेजिस्टेंस ये भी गलत है, रेजिस्टेंस होना ही नहीं चाहिए आइडियल के केस में, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और सप्लाइज कांस्टेंट पावर, ठीक है। अब वोल्टेज सोर्स सप्लाई पावर थोड़ी सप्लाई करता है, वो आपका वोल्टेज सप्लाई करता है, ठीक है। चलिए एक बार ये वाला देख लीजिए, ठीक है। आइडियल करंट सोर्स कैसा होता है, आइडियल करंट सोर्स आपका होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपका इनफाइनाइट होता है, क्योंकि अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हुआ तो ही इसके थ्रू आपका करंट पास नहीं होगा, और इसके थ्रू करंट पास होने लगा तो मेरा करंट इसके रेजिस्टेंस के थ्रू वेस्ट होने लगेगा, ठीक है। बाकी इसमें आपका कम करंट जाएगा, इसलिए इसका जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो तो यहाँ से इसके थ्रू करंट कम पास होने लगा, और जितना करंट है आपको लोड के थ्रू पास होने लगा, तो इसलिए सही है ये चीज़, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आइडियल करंट सोर्स का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और वो पैरेलल में होता है, ठीक है, और ये सीरीज में होता है 0।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ पोल्स इन ए 11 kV ट्रांसमिशन लाइन इज 80, देन हाउ मेनी डिस्क इंसुलेटर्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ट्रांसमिशन लाइन में पहले और आखिरी सिरे पर डिस्क या स्ट्रेन इंसुलेटर लगाया जाता है। ठीक है, मतलब 80 यहाँ पे पोल बोला है, 80 में से आपका जो 2 पोल मतलब पहला वाला जो लास्ट वाला जो पोल है, ऐसे करके करके 80 पोल है। तो जो पहला पोल और आखिरी पोल है वो आपका टर्निंग वाला पोल होता है। ठीक है, टर्निंग या डेड एंड पोल जिसको कहते हैं। ठीक है, टर्निंग पोल या डेड एंड पोल जो भी हो, इसमें आपका 2 आपका ये होता है, देखिए डिस्क या स्ट्रेन इंसुलेटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, और बाकी जो 78 है इसमें आपका पिन इंसुलेटर लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए प्रोवेज वाले पोल में डिस्क इंसुलेटर की संख्या 3 होगी, मतलब ये और ये। ठीक है, 3 तो 3 दूनी 6 हो जाएगा आपका डिस्क इंसुलेटर का संख्या, तो यहाँ पे आंसर डी होगा। ठीक है, और बाकी 78 जो पोल है उसमें पिन इंसुलेटर लगेगा। पिन इंसुलेटर का संख्या कितना हो जाएगा आपका, कितना होगा 234। ठीक है, पिन इंसुलेटर का संख्या। अब यहाँ पर देखिए एक बात है, यहाँ पे आपका जो डिस्क इंसुलेटर होता है, ठीक है, डिस्क इंसुलेटर एक एक इंसुलेटर डिस्क का जो वोल्टेज होता है आपका 11 kV होता है। ठीक है, और डिस्क इंसुलेटर आपका हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एसएससी वालों ने जो आंसर दिया था आपका आंसर डी दिया था। ठीक है, डी के हिसाब से आपका यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेन इंसुलेटर यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और अगर हम लोग सस्पेंशन इंसुलेटर मतलब डिस्क इंसुलेटर का मैं बोला है, डिस्क इंसुलेटर अगर माने हम लोग और इसका नॉर्मली अगर हम लोग 80 नॉर्मल पोल माने, एंड या स्टार्टिंग कुछ नहीं माने, ठीक है, तो उस केस में आपका एक एक पोल में मिनिमम 3 डिस्क इंसुलेटर लगना चाहिए। ठीक है, तो 3 अगर डिस्क इंसुलेटर लगे तो 80 इंटू 3, ठीक है, 80 इंटू 3 मतलब 240 हिसाब होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 11 की भी ट्रांसमिशन लाइन लगा है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका 80 होना चाहिए। ठीक है, आंसर आपका 80 होना चाहिए, लेकिन 80 भी आंसर नहीं दिया है, 240 भी आपका आंसर नहीं दिया है, तो इसीलिए आपका हिसाब एसएससी के हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, उस हिसाब से ये वाला एक्सप्लेनेशन एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये वाला एक्सप्लेनेशन देखिएगा, लेकिन ओरिजिनली आपका यहाँ पे 3 ट्रांसमिट मतलब एक 11 kV का एक डिस्क इंसुलेटर होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका 80 आंसर होना चाहिए था, लेकिन एसएससी वालों में आपको 6 आंसर दिया था। आप क्या करें, वही हम लोग को मानना पड़ेगा, और यही कॉन्सेप्ट आप लोग को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एसएससी वाले माने हैं इसको आंसर, तो अगली बार भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन देगा और ऐसा ही कुछ आंसर वो लोग मानेगा। ठीक है, तो लास्ट और फर्स्ट पोल को आप लोगों को मानना है, यहाँ पे ट्रेन इंसुलेटर यूज़ किया गया है, ये आप लोग को मानना है। ठीक है, ट्रेन या डिस्क इंसुलेटर, जिसमें आप लोगों को एक एक में 3 इंसुलेटर लगाया जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी में पिन इंसुलेटर जिसमें एक एक में 3 करके लगाओगे आप लोग 234 निकाल के आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एसएससी अगर क्या किया जाए, आप एसएससी माने हैं डी आंसर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हिसाब से आप लोग 11 kV के पोल के हिसाब से आप लोग उस हिसाब से तो 80 ही आना चाहिए। ठीक है, आंसर इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंगल फेज कम्यूटेटर मोटर। सिंगल फेज मतलब एसी है, एसी कम्यूटेटर के मोटर के अंदर आपका सीरीज मोटर, एसी सीरीज मोटर, ये एसी होगा। ठीक है, एसी सीरीज मोटर, रिपल्शन इंडक्शन मोटर और यूनिवर्सल मोटर, 4 तरह का मोटर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा मैच हो रहा है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, और बाकी जो है ये लोग नॉन कम्यूटेटर मोटर है ये लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, कम्यूटेटर मोटर में क्या क्या रहता है ये आप लोग ऊपर देख लीजिएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए, आई है आर्मेचर करंट, आई एसी सीरीज फील्ड करंट और आई एल लोड करंट।
देन रिलेशन बिटवीन दिस करेंट्स ऑफ ए डीसी सीरीज जनरेटर। ठीक है, डीसी सीरीज जनरेटर में हम लोग को 3 चीज़ में कनेक्शन देखना पड़ेगा, मतलब रिलेशन क्या है। डीसी सीरीज मोटर देखिए कनेक्शन देखते हैं। देखिए ये आपका हो गया सीरीज फील्ड, आर्मेचर के सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका लोड करंट है, ये आपका सीरीज फील्ड करंट है, और ये आपका आर्मेचर करंट है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आपका IA ही जा रहा है सीरीज फील्ड के थ्रू, और फिर लोड के थ्रू भी वही करंट जा रहा है, मतलब आपका एक ही करंट चारों तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके एक लूप में सेम करंट फ्लो रहा है। अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है तो IA हो या IAC हो या IL हो, तीनों के तीनों सेम ही होंगे, इक्वल। ठीक है, ये सीरीज मोटर के केस में। अब अगर शंट मोटर का केस होता है तो आपका ये फील्ड यहाँ नहीं, आपका यहाँ पर होता। ठीक है, उस केस में आपका ISH यहाँ पे होता। ये आपका शंट जनरेटर बोला है कि शंट मोटर बोला है? जनरेटर है। ठीक है, मतलब यहीं से आपका करंट निकल रहा है। ठीक है, इस केस में आपका यहाँ पे होता है ISH। ठीक है, उस केस में कोरिलेशन क्या होता है, आपका हो जाता IA इक्वल्स टू ISH प्लस IL, IA इक्वल्स टू ISH प्लस IL। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है नॉर्मल EMF इक्वेशन जो होता है, ये आपका जनरेटेड पावर है, और ये आपका जो टर्मिनल आपका लोड का पावर है। ठीक है, ये जनरेटेड पावर और ये लोड पावर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये ट्रांजिस्टर कैन मेड टू ऑपरेट एज स्विच बाय ऑपरेटिंग इट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। मतलब ट्रांजिस्टर को किस रीजन में ऑपरेट करने से वो एक स्विच की तरह काम करेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग सबको जानते हो कि इसमें आपका स्विच में काम करने के लिए आपको सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन में आप लोगों को रखना पड़ेगा ट्रांजिस्टर को। अब सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन, पहले कट ऑफ रीजन देखिए। कट ऑफ रीजन में क्या होता है आपका, देखिए कट ऑफ रीजन में आपका दोनों जंक्शन, एक PN ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन होते हैं कुछ इस तरह, ये एक जंक्शन, ये एक जंक्शन है। ये दोनों जंक्शन आपका कट ऑफ रीजन में रिवर्स बायस में रहता है। ठीक है, तो दोनों जंक्शन जब रिवर्स बायस में रहेगा तो आपका ट्रांजिस्टर आपका कट ऑफ रीजन में काम करेगा, मतलब आपका दोनों वो एक ऑफ स्विच ऑफ की तरह काम करेगा। मतलब ऑफ स्विच जैसे करते हैं हम लोग, तो वैसे ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। और जब सैचुरेशन रीजन में रहेगा तो दोनों आपका जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस में रहेगा, मतलब एक ऑन स्विच की तरह काम करेगा। ठीक है, और एक्टिव रीजन में क्या होता है, एक्टिव रीजन में ये वाले जो है, ये आपका PN जो है, ये वाला जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस में रहता है, और ये वाला जंक्शन आपका रिवर्स बायस में रहता है। ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस। तो इस रीजन में आप लोगों का ट्रांजिस्टर किसकी तरह काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है, ये आपका एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है, एम्पलीफायर। ठीक है, ये कोई एम्पलीफायर की तरह काम करता है एक्टिव रीजन में, जहाँ पे आप लोग का पहला जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस और दूसरा जंक्शन रिवर्स बायस में रहता है। ठीक है, बाकी जो है या तो सैचुरेशन या तो कट ऑफ जो है आपके स्विच की तरह काम करता है, या तो कट ऑफ रीजन आपका ऑफ और सैचुरेशन रीजन आपका स्विच ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग एक्सप्लेनेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पे क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैज यूनिफॉर्म स्केल। यूनिफॉर्म स्केल का मतलब है आपका जो आपका करंट है वो आपका स्केल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब जितना करंट फ्लो कर रहा है वो आपका स्केल कुछ ऐसे होता है। इसका स्केल आपका 0 से स्टार्ट होगा, फिर ऐसे ऐसे 5 होगा, फिर ऐसे, फिर नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल जो स्केल होता है आप लोगों का। ठीक है, कुछ वैसे ही होगा। ठीक है, और दूसरा वाला जो है आपका वो है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्केल। उस केस में क्या होता है, आपका करंट जो है वो आपका
सॉरी इसका उल्टा कर दीजिए, जो आपका थीटा जो है वो आपका करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इस केस में हम लोग स्केल कैसा होता है, कुछ इस तरह होता है आपका स्केल, ठीक है। तो इसमें आप लोग का जो स्टार्टिंग का जो फेज है वो आपका बहुत ही क्लोज होता है यहाँ पे स्केल का, ठीक है। स्केल का स्टार्टिंग फेज बहुत क्लोज होता है और एकदम जाते जाते अंत में क्या होता है आपका बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है स्केल में, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, तो यहाँ पे बहुत क्राउडेड रहता है, यहाँ पे बहुत ओपनली रहता है, ठीक है। तो ये आपका नॉन लीनियर स्केल कहा जाता है इसका, नॉन लीनियर, ठीक है। नॉन लीनियर जब आपका डिफ्लेक्शन करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में हो, ठीक है। तो ये आपका है जो लीनियर स्केल है आपका, लीनियर मतलब यूनिफॉर्म स्केल आपका सिर्फ एकमात्र पीएमसी टाइप का मीटर में ही होता है, जहाँ पे आपका यही आपका फॉलो होता है, ठीक है। और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्केल आपका बाकी तीनों में होता है, ठीक है, जो कि आपका करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होता है, ठीक है। इसको हम लोग स्क्वायर लॉ रिस्पॉन्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि करंट जो आपका है तो थीटा जो है आपका करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल मतलब स्क्वायर को फॉलो करता है, ठीक है। इसको स्क्वायर लॉ रिस्पॉन्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो बाकी तीनों मीटर जो है आपका स्क्वायर लॉ रिस्पॉन्स को फॉलो करता है और इसका स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी आप लोगों को, ये नॉन यूनिफॉर्म जो स्केल होता है इसका क्राउडेड किस जगह पे होता है स्केल, तो उसका स्टार्टिंग के फेज में आपका स्केल क्राउडेड होता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन है छोटा मोटा, ये आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ने के लिए आप लोग के लिए सही है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 140 तक हो गया आज, ठीक है। अगले दिन 141 से स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। आप लोग इसको देखिए, रिवाइज करिए और जितने भी एक्सप्लेनेशन है आप लोग पढ़िए ध्यान से, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है। चलिए।